हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से। और दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का ये सेशन हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम लोग मैथ पैडागोजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। तो स्टार्ट हो चुका है आपका जो तैयारी है सीटेट का, जो जुलाई में पेपर होने वाला है। तो उसके लिए आप अभी से कमर कसना शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछला अगर रिजल्ट देखा होगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो पिछला रिजल्ट देखकर अगर देखेंगे तो 8% रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको सीटेट को जो है कि क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करना शुरू कर देना है। तो उसी के लिए हम लोग जो है कि ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कंटेंट और साथ में प्रैक्टिस सेट करने को मिलेगा, जिसमें आपको कंटेंट प्लस पैडागोजी ये सारी चीज़ें जो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको कराई जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियोस पे पहली पहली बार मिल रहे होंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है क्या? तो आपके रहा आज सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका सीटेट के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में अगर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है गणित पढ़ाने का, किस पे, प्राथमिक स्तर पे। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस इसके नीचे है। ठीक है, पीडीएफ मैंने इस चीज़ को बनाया हुआ है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आपको पीडीएफ जो भी इसका जो है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये 4 ऑप्शन से इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पहला है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। दूसरा है ऑप्शन समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। अब देखिए, ये चारों ऑप्शंस आपको देख रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा जो है कि सही होगा, क्योंकि कुछ न कहीं चीज़ें रिलेट कर रही होंगी। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑप्शन जो है कि सही ट्रिक करेंगे। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे। तो बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। देखिए, अगर बच्चे के संदर्भ में हम गणित का वर्णन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जो है कि मुख्य उद्देश्य होगा, जबकि नहीं होगा पूछा है। दूसरा है कि समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। बिल्कुल बात सही है, हम समस्या समाधान के कौशल को विकसित करेंगे बच्चे के अंदर। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, या बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो देखिए, यहाँ पे जो सही पॉइंट होगा वो बनेगा बच्चे की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, जो है कि एनसीएफ के अनुसार गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। जबकि प्राथमिक स्तर पर गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना ये हमेशा निगेटिव पॉइंट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा और यही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्यपुस्तकें होती हैं, वो उसमें से कौन सी जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस चारों ऑप्शंस में से है। तो जो कि आपके चारों ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शंस एक साथ दिखे। क्लियर है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि जो भी संकल्पनाएं बुक में दी गई हैं वो जटिल से, यानी जटिल ना होकर के क्या हो, सरल हो, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद दिया है कि संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि जो भी संकल्पनाएं दी गई हो बिल्कुल क्रम से हो। अगर क्रम से कोई चीज़ें नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद दिया है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो उनका संबंध जो है उच्चतर पढ़ाई जाने वाली जो कक्षाएं हैं उनसे संबंध होना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जबकि सी ऑप्शन से दिया हुआ है यहाँ पर कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें से पूछा था क्या, क्वेश्चन पहले क्या पूछा था ये चीज़ समझिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। हालांकि महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषताएं तो सभी जो है कि महत्वपूर्ण है, पर कौन सा नहीं है एक को छोड़ करके सीखो। ठीक है, बाकी दिया है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में, ये थोड़ा सा सबसे कम मतलब कह सकते हैं कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी इन तीन में से सबसे जो है कौन अधिक महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो कौन सा आपका सही होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी है यहाँ पर, चलिए बताइए।
चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो कौन सा अधिक महत्वपूर्ण होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही बताएं तो क्या जो है कि राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें। ठीक है, तो बिल्कुल सही जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। बाकी जो है कि देखिए संबंध जोड़ना जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, पर यहाँ पर श्रेणीबद्धता जो है कि मुख्य रूप से काम करने वाली है इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि श्रेणी क्रम सही है? तो मानसिक चित्रण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक निगमन है, औपचारिक निगमन है, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। उसके बाद मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए सबसे अगर आप बात करते हैं, अगर आती है बात ज्यामिति की, तो सबसे पहले नाम आता है वैन हिले का। वैन हिले थ्योरी के बारे में आपको जानकारी होगा। उन्होंने जो है कुछ जो है स्टेजेस बताए थे उसके बारे में, उसको विकसित करने के लिए ज्यामितीय समझ को। तो सबसे पहला जो है मानसिक चित्रण को बताया था उन्होंने, उसके बाद सेकंड जो है विश्लेषण को बताया था, उसके बाद अनौपचारिक जो निगमन है उसके बारे में, और जो है उसके बाद औपचारिक निगमन। तो ये जो है सही क्रम है उसका। तो ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियोस में जो है कि वो मिल जाएगा, आप जो है सर्च करके उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। क्या होगा अगर स्थानीय मान कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ का अगर हम बात करें कि कौन सा जो है कि सही है, तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों में जो संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद ही हम क्या करें, शून्य का जो है कि परिचय दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। उसके यानी आधा चीज को प्रदर्शित करने के लिए पढ़ाना है, आधा पढ़ाना है। ठीक है, तो चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये एक भाग है, ठीक है, ये कंप्लीट भाग है, तो उसका एक जो है यहाँ पे आधा दिखा दिया, तो ऐसा बनेगा। क्या ये होगा ऐसा ये चीज़? या फिर आधे का चिन्ह लिखता है, यानी आधे का चिन्ह लिख देता है, जैसे 1/2। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, यह कहानी या शब्दों के प्रयोग से क्या करता है, आधा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि आधे का संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो इसके बारे में अब चीज़ देखिए क्या दिया है, कूट वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा जो है कि श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए, यानी ये चारों चीज़ें हो जाए बिल्कुल सही है, पर इनको क्रम से आप कैसे दिखाएंगे, क्रम से कैसे आप इसको सही कर सकते हैं? तो देखिए चारों ऑप्शन है, इनको अगर आप क्रम से लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। इसको क्रम से लगाइए, ABCD जैसे भी दिया गया है, इसको आप सेटअप करिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, जो आपके ऑप्शन है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ताकि आपको जो है कि सभी एक ही साथ में दिख जाए। चलिए दिख रहा होगा शायद, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर ऑप्शन ए है कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए तो कैसे जो है सबसे पहले करेगा क्या, तो वह बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेगा, उसके बाद वह बताएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेगा, तो यानी कि डी बनेगा, सी के बाद डी। उसके बाद क्या होगा, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, और फिर लास्ट में आधे का चिन्ह लिखता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसे जो है कि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं साइज को।
ठीक है, चलिए ये रहा सामने आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? व्यवकलन, स्थानीय मान, गुणा, योग। तो देखिए, अगर हम बात करें एक संख्या का अगर दशमलव निरूपण करने में हमें करने से पहले हमें क्या जानकारी होना चाहिए, तो स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, बात बिल्कुल सही है। तो वो परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, ये है 4। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कौन सी जो है कि 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं ये आपको बताना है। तो ये चीजें सभी को पता होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। जो योग यानी कि जोड़, व्यवकलन यानी कि घटाना, गुणा यानी कि गुणा और भाग भाग। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, सभी को पता है। पर देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। जो भी थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज जो यूज किया है, शब्दों का यूज किया है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये फायदा होता है आपको प्रैक्टिस सेट करने से और क्वेश्चन पेपर करने से प्रीवियस ईयर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, योग मतलब जोड़ सिखा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो युक्ति है अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जो युक्ति है, कौन सा उपाय जो है सबसे अधिक यूजफुल होने वाला है? तो शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, या योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए, या शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, या कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाना चाहिए? तो कौन सा जो है बिल्कुल सही होगा? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि योग यानी जोड़ को क्या करना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चे को हम आसानी से जो है कि सिखा सकते हैं जोड़ की संकल्पना को। जैसे हमारे पास हम शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं कि हमारे पास 2 एप्पल हैं, 3 हमारे पास और आ गए तो कितने हो गए। तो इस तरीके से हम जोड़ की संकल्पना को क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं शब्दों के माध्यम के, शब्दों के द्वारा, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा। ये शाब्दिक प्रश्न हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। जैसे एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। जैसे कि मैंने एक पिछले एग्जाम्पल लेकर बताया आपको क्वेश्चंस को। अब टोकरी में कितने सेब हैं, तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल से संबंधित है ये को बताना है। पृथक्करण है, योग की पुनरावृत्ति है, समुच्चयन है, संवर्धन है। तो यह क्या है, तो यह समुच्चयन है। समुच्चयन मतलब मिलाना, क्या होता है, मिलाना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, क्यों है? तो गलत जो है कि गलत क्योंकि त्रुटियां जो है लापरवाही दर्शाती हैं। क्या यह बात सही है? सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। या सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। या गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जो गणित में त्रुटियां हैं वह एक महत्वपूर्ण निभाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बच्चे की जो अवधारणा है, गणित की अवधारणा है, वो किस प्रकार रचना करते हैं। तो बात बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर दिया हुआ है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 और 1/100 से क्या है बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो शिक्षण अधिगम आगरवी यानी टीएलएम की बात की जाए तो कौन सी उपयुक्त होगी? क्या संख्या चार्ट होगा, गिनतारा होगा, 10 गुणे दर्ग का वर्गीकृत ग्रिड होगा, या डाइस ब्लॉक होगा? तो क्या होगा सही? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डाइंस ब्लॉक के द्वारा आप इसको बता सकते हैं कि जो 1/10 है वो 1/100 से बड़ा है। ये चीज़ आप कक्षा 4 के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि एक टीएलएम होता है यानी शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, जिसका उपयोग जो है कक्षा में किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आकलन है, प्रेक्षण है, अध्यारोपण है, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग है। तो क्या राइट आंसर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अध्यारोपण क्या है? अध्यारोपण जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59।
59 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियाँ होती हैं मदद करती हैं क्या चीज़ करने में? विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, या कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियां मदद करती हैं किस चीज़ के लिए? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समस्या सुलझाने के कौशलों को क्या करने के लिए? प्रोत्साहित करने के लिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपका एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है कि पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अभी समझिए एक डेमो क्लास के रूप में है, अभी आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होने वाली है। ठीक है, फिलहाल अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन एक वीडियोज़ में करना काफ़ी होगा, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी करना है। पर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम जल्द ही और भी क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं जो आपको शायद कहीं और ना मिले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से वीडियो पसंद आई होगी और शेयर भी किए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।